हाँ, तो हम पढ़ रहे थे विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने पिछले वीडियो में ज्ञात की थी। अब अगला डेरिवेशन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, या तो वो आता है या फिर ये आता है ना, की तीव्रता। तो वही 3 नंबर में इंपॉर्टेंट बनता है। तो निरक्ष पर कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं निरक्ष क्या होता है। तो देखो, जैसे मैंने आपके पास ये लिया एक विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव मतलब दो आवेश जिनका परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं बताओ? 2a दूरी पर। तो विद्युत द्विध्रुव हो गया जिसका नाम है AB, है न? तो AB एक विद्युत द्विध्रुव है न? अब इसका एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु हो गया आपके पास O, हुआ है नहीं? अब निरक्ष क्या होता है? तो मैंने ये वाली रेखा तो क्या बताई थी? अक्ष। और विद्युत द्विध्रुव का जो लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक, वो क्या होता है? निरक्ष। मतलब ऐसी रेखा जो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत भी है और समद्विभाजक है, उसको समान 2 भागों में विभाजित करती है। यहाँ एक रेखा खींचे तो वो समान 2 भागों में विभाजित करेगी और लंबवत होगी। तो वो जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? निरक्ष। अब निरक्ष पे निकालना है तो या तो नीचे की ओर किसी बिंदु पे ले लो या फिर ऊपर की ओर किसी बिंदु पे ले लो। हम डेरिवेशन को समझने के लिए ऊपर की ओर लेते हैं, आप नीचे भी ले सकते हो, एक ही बात है। तो मान लें कि विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर यहाँ पे कोई बिंदु P स्थित है, P, ये निरक्ष पर स्थित है। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो तरीका समझना। सबसे पहले लिखेंगे अपन, देखना, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले इसको मिलाते हैं अपन, ये ज्वाइन किया अपन। तो ये दूरी अपन मान लेते हैं x, ये दूरी कितनी मान लेते हैं? x। तो मैंने आपको बताया है q आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, फॉर्मूला क्या था? KQ/r²। अब ये इससे मैच कर लो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि -q आवेश के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो फॉर्मूला क्या आएगा? E बराबर KQ बटे दूरी कितनी लेंगे? x²। यहाँ दूरी r थी तो r², और यहाँ पे दूरी कितनी है बताओ? x, तो x²। फिर ध्यान रखना ये माइनस का चिन्ह नहीं लेना है। माइनस का चिन्ह विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, दिशा अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है? केवल परिमाण के लिए हल कर रहे हैं अभी। तो ये A बिंदु पर रखे आवेश के कारण है तो EA नाम दे दिया। तो ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 1, ठीक है? अब बात करें इसके कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मिला दो, इससे मिला दिया। तो ये दूरी भी कितनी होगी? x। क्यों होगी बताओ? क्योंकि ये क्या है? लंब समद्विभाजक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे? सर्वांग सम त्रिभुज। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये दूरी कितनी रहेगी? यहाँ से यहाँ तक a, और ये भी कितनी रहेगी बताओ? a। तो ये दोनों भुजाएं बराबर, ये उभयनिष्ठ है और एक कोण 90 डिग्री है। तो सर्वांग सम त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो ये दूरी भी x होगी। तो +q आवेश के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी आएगी? EB से व्यक्त करेंगे, +q आवेश के कारण x दूरी पर। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, किसी आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/r। अब देखो समीकरण 1 और 2 से आपको साफ साफ पता लगता है कि EA बराबर है किसके बताओ? EB के। बोलो है क्या? दोनों बराबर आ रहे हैं, KQ/x², KQ/x²। दोनों को साइन थीटा से गुणा करो एक बार, मज़ा आएगा। साइन थीटा से इधर गुणा किया और साइन थीटा से इधर गुणा किया, तो EA साइन थीटा बराबर EB साइन थीटा। ये भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। अब क्यों किया था ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो अब अपन दिशा की बात करते हैं, परिमाण की अब दिशा की।
तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? माइनस क्यू आवेश के कारण। तो मैंने क्या बताया था, ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर होती है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर। कौन सी वाली? ए बिंदु पर रखा, मतलब ई ए। तो ई ए की दिशा ये वाली होगी या नहीं? अब बताओ, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो प्लस क्यू के कारण ये बाहर की ओर हो गई है इधर। तो ये दिशा हो गई किसकी बताओ? ई बी की। बोलो भैया नहीं? प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर और माइनस क्यू की तरफ, ऋणावेश की ओर और धनावेश से दूर। ठीक है, अब देखें आप ध्यान से, मान ले ये कोण कितना है? ये कोण थीटा। तो ये कोण भी कितना होगा बताओ? थीटा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज है नहीं? अब देखो आप, ये एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, यहाँ खींच ली। अब बताओ, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये जेड की आकृति बन रही है, एक आंतर कोण है। और ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऊपर वाला। क्यों होगा ये थीटा? देखो आप, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा है नहीं? अब इनके घटक करेंगे आप। तो ई ए के घटक करो, ई ए के। तो ये वाला घटक आएगा ई ए कॉस थीटा। सिखाएं आपको 11th में, जिस रेखा के साथ थीटा कोण बने वो कॉस थीटा। और इसके लंबवत घटक ये नीचे की तरफ आएगा ई ए साइन थीटा। इसी प्रकार ई बी के घटक करो। तो ई बी का ये वाला घटक तो आएगा ई बी कॉस थीटा, और इसके लंबवत घटक जो आएगा इधर, ये घटक आपके पास आएगा ई बी साइन थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब गौर से देखो आप, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रों के घटक, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत हैं। और यहाँ देखो बराबर है, परिमाण तो बराबर है और दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। तो ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। क्षैतिज घटकों की बात करें तो क्षैतिज घटक दोनों ही एक ही दिशा में। तो बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो केवल क्षैतिज घटकों के कारण उत्पन्न होगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी या कुल विद्युत क्षेत्र केवल क्षैतिज घटकों के कारण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो समझे आप, ये बराबर है, दिशा विपरीत है तो कैंसिल कर देंगे। तो बिंदु P पर अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, किस बिंदु पर बताओ? P पर। तो बिंदु P पर यदि आप परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हो तो ये आएगा E बराबर केवल क्षैतिज घटकों के कारण, क्षैतिज घटकों का योग, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा आ गया कुल। लेकिन हमने पढ़ा है यहाँ ई ए बराबर है ई बी के, ई और ई बी बराबर है, ई ए और ई बी बराबर है। तो ई बी की जगह भी हम क्या लिख देते हैं बताओ? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, दोनों जुड़ के हो जाएंगे 2 ई ए कॉस थीटा। अब ई ए का मान रखें आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई ए का मान रखा के क्यू बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान देखो आप किस त्रिभुज से निकालें आप, कोई भी दो त्रिभुज बने हुए हैं, ये वाला त्रिभुज ले लें। ये इस त्रिभुज में देखो आप, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ए, कर्ण हो गया एक्स। तो कॉस थीटा का मान आ गया आधार ए और कर्ण एक्स, ए बटे एक्स यहाँ रख दें। तो ई बराबर 2 के पी क्यू बटे एक्स स्क्वायर और ये आ गया ए बटे एक्स। इसको थोड़ा सा जमा के लिखें, के ऐसे ही रखें, 2 को इधर लिख दें तो क्यू गुणा 2a और बटे में आ जाएगा एक्स क्यूब। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्यू गुणा 2a इसको क्या बोलते हैं अपन? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी से व्यक्त करते हैं। तो के पी बटे एक्स क्यूब। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? आगे अब एक्स का मान निकालते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण हो गया x, तो एक्स स्क्वायर, देखना आप एक्स स्क्वायर बराबर लंब हो गया r और आधार हो गया a, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है क्या। यहाँ से आप स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट आ जाएगा या फिर इसकी घात कितनी हो जाएगी 1/2, तो x का मान पता लग गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2। अब अगर x का मान यहाँ रखें इस जगह तो क्या मिलेगा, तो x का मान यहाँ रखो आप इस जगह, तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, देखो e बराबर KP/, x का मान ये यहाँ रखेंगे तो इसका क्यूब करेंगे घात 3, x की घात 3, तो इसकी घात 3 करो तो ये 3/2 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 3/2, एक घात के ऊपर दूसरी घात लगी हो, दोनों घातें गुणा हो जाती, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन मैंने बताया था कि इन दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो ये दूरी r की तुलना में कम होगी, तो अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि r का मान बहुत ज़्यादा है a की तुलना में, क्योंकि a अत्यल्प है, तो a को नेग्लेक्ट कर दें, इसको नगण्य कर दें, तो E निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, KP/, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वायर की घात 3/2 करो, तो दो घातें एक दूसरे के ऊपर हो तो घातें गुणा होंगी, 2 से 2 कट जाएगा तो r3 आया है नहीं, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई KP/r3, बोलो आई है नहीं। अब अगर गौर से देखें आप तो पिछले डेरिवेशन में आपको बताया था मैंने कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है अक्ष पर, वो कितनी आती है, अक्ष पर 2KP/r3, और निरक्ष पर कितनी आई KP/r3, तो KP/r3 की जगह क्या लिख दें, निरक्ष। तो इससे क्या साबित होता है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 2 गुना होती है किसकी, बताओ, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, होगी या नहीं। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुना होगी किसकी, बताओ, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, होगी या नहीं। अब इसकी दिशा ज्ञात करें कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, तो यहाँ देखो आप गौर से, निरक्ष पे 2 विद्युत क्षेत्र थे, दोनों के घटक कर लिए, तो इनका अब कोई महत्व नहीं रहा, घटक हो गए। इनमें से 2 घटक तो बराबर और विपरीत है, इन्होंने तो एक दूसरे को निरस्त कर दिया, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कौन सी हो गई, ये वाली। तो मतलब किधर होगी बताओ, कैसे पता लगाएं, तो पिछले डेरिवेशन में हमने इसको अक्ष माना था और इधर अपन ने दूरी ली थी r, पिछले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, r दूरी ली थी इधर बिंदु O से r दूरी पर, तो इस दिशा को किससे व्यक्त किया था, r की दिशा, एकांक सदिश लगाया था r, लेकिन निरक्ष पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आई, पीछे की तरफ, तो मतलब इसके विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में, तो इसके विपरीत दिशा में आई, तो इस दिशा को बोलते हैं r कैप, तो विपरीत दिशा को क्या बोलेंगे, -r कैप, क्या बोलेंगे बताओ, -r कैप। तो अगर सदिश रूप में आप दिशा के साथ लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, ये देखो, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आया KP/r3 और दिशा लिखें तो -r कैप, समझते हो आप। r कैप का मतलब तो हो गया जो पिछले डेरिवेशन में ये r लिया था अपन ने, ये वाली दिशा, अक्ष की दिशा, और माइनस चिन्ह क्या बताता है, विपरीत सदिश को, मतलब अक्ष के विपरीत आई, ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम केवल दिशा ज्ञात करें तो दिशा क्या बोलेंगे, या तो इधर या फिर इधर, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो -r कैप का मतलब क्या हो गया कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में मिलेगा, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र उसकी विपरीत दिशा में मिलेगा। तो ये था आपके पास विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें इतना ही, बाकी नेक्स्ट।